अनु बालकनी में खड़ी सामने फैले स्याह अंधेरे को घूट घूट पीने की कोशिश कर रही थी। सोचती कुछ ऐसा जादू हो कि वो स्याह अंधेरे में गुम हो जाए और फिर कोई उसे देख ना पाए। तभी मोबाइल पर मैसेज टोन बजा। वो चेक करने नहीं गई। पता था विवेक का मैसेज होगा। पढ़ लिया ना मेरा मैसेज, अब ज़रा मुस्कुरा दो। विवेक का पहला मैसेज पढ़ने के बाद ही बालकनी में आई थी और पता था वो दूसरा मैसेज यही भेजेगा। विवेक उसके ऑफिस में हाल ही में आया है, पर अक्सर टूर पर रहता है, पूरे देश में घूमता रहता और जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे मैसेज ज़रूर करता है। कुछ खास नहीं, बस उसकी खिड़की से जो भी नज़ारा उसे दिखता है वो लिख भेजता है। कभी लिखता, बर्फीली चोटियों पर चांद की किरणें ऐसे पड़ रही हैं कि सब कुछ नीले रंग में नहा उठा है, काश तुम देख पाती। कभी राजस्थान के सैंड ड्यून्स का वर्णन करता, कभी काले घुमड़ते बादलों का, कभी दहकते गुलमोहर का, तो कभी पछाड़ खाती समुद्र की लहरों का। एक बार ताजमहल देखने गया तो सिर्फ इतना मैसेज लिखा, वाह ताज। ताजमहल को देखा और तुम याद आई। वो किसी मैसेज का जवाब नहीं देती और विवेक ये बात जानता था। एक बार मैसेज में ही लिखा था, मेरा फ़ोन तो उठाओगी नहीं, पर जानता हूँ मैसेज ज़रूर पढ़ोगी और पढ़कर मुस्कुराओगी भी। विवेक बहुत ही जिंदा दिल और हंसमुख लड़का था। जितने दिन भी ऑफिस में रहता रौनक आ जाती ऑफिस में। लड़कियां तो उसके आसपास ही मंडराती रहती। लड़के भी उसके अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम उन सबका किसी पार्टी का प्लान बन जाता। वो हमेशा की तरह बस अपने काम से काम रखती और फिर ऑफिस के बाद सीधा घर। शुरू में सबने उसे भी शामिल करने की कोशिश की थी, पर हर बार उसकी ना सुनकर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। विवेक ने भी हर संभव कोशिश की, साथ चाय कॉफ़ी लंच का आग्रह, उसे घर छोड़ देने की पेशकश, पर हर बार वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाकर ना कर देती। एक बार विवेक ने उसे कह ही दिया, आपको पता है आपने अपने चारों तरफ एक दीवार उठा रखी है, पर यह दीवार दूसरों को बाहर रखने से ज़्यादा आपको अंदर बंद रखेगी। बहुत घुटन होगी। एक छोटी सी खिड़की तो खोलिए, थोड़ी ताज़ी हवा आने दीजिए। आपकी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये काम निपटा लूँ ज़रा, कब से पेंडिंग पड़ा है। और अनु ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें गड़ा दी। कोई बात नहीं, हम भी छेनी हथौड़ा लेकर इस दीवार को गिरा कर ही रहेंगे। उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालता विवेक चला गया वहाँ से। वो बेतरह डर गई। अगर विवेक ज़्यादा से ज़्यादा टूर पर नहीं होता तब शायद वो रिज़ाइन ही कर देती। अब किसी के करीब जाने या किसी को अपने करीब आने देने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। दो दो बार धोखा खाकर उसका दिल छलनी हो चुका था। राहुल अनु की बिल्डिंग में रहता था और उसके ही स्कूल में था। कब साथ खेलते पढ़ते उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटा, एहसास भी नहीं हुआ। पर धीरे धीरे वो अंकुर एक पौधे का रूप ले चुका था और उसमें फूल खिलाए थे, जिसकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। सबको पता चल गया था। बात अनु के माता पिता तक भी पहुंची, लेकिन अनु की शादी को लेकर उसके माता पिता ने बड़े बड़े ख्वाब बुन रखे। लंबे बालों वाला, कलाई में ब्रेसलेट पहने, हाथों पर टैटू बनवाए, म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी समझने वाला राहुल कहीं से भी उन सपनों पर खरा नहीं उतरता था। अनु ने हिम्मत दिखाई, राहुल के साथ भाग जाने को भी तैयार थी, पर राहुल ने ही कदम खींच लिए। उल्टा उसे समझाने लगा, हम कहाँ रहेंगे, कैसे घर चलाएंगे, मेरे कैरियर का क्या होगा। अनु ने कहा भी, वो नौकरी कर लेगी, राहुल आराम से अपना कैरियर बना सकता है। लेकिन राहुल उल्टा उसे समझाने लगा, तुम कितना कमा लोगी कि हम अलग रहकर घर भी चला सकेंगे और मैं अपने शौक भी पूरे कर सकूं। एक गिटार की कीमत पता है, और उसकी क्लासेस की फीस। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अनु, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है तब जाकर पापा पैसे देते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो फिर हमें एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। राहुल की ये बातें सुनकर अनु ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे भीख में प्रेम नहीं चाहिए था, पर इस घटना ने पता नहीं उसके पेरेंट्स पर क्या असर डाला कि वे
अनु की शादी के लिए जल्दबाजी मचाने लगे। चुपचाप रिश्तेदारों से मिलकर एक लड़का ढूंढा गया और दिल्ली से बहुत दूर वह इस शहर में ब्याह दी गई। अनु के ऐतराज जताने पर माँ से सुनने को मिला, पहले ही बहुत गुल खिला चुकी हो, इसके पहले कि हमारे मुंह पर कालिक पुते अपना घर बार संभालो। अनु को भी अपने पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा आया और उसने भी सोच लिया, ठीक है, वह अब अपना घर बार ही संभालेगी, पलटकर उन्हें नहीं देखेगी। उसने पूरे तन मन से अपने पति को अपनाया, पर उसकी किस्मत ने यहाँ भी धोखा दिया। उसके पति हर्ष को एक साथी नहीं, एक केयर टेकर चाहिए थी। उनकी ज़िंदगी शादी से पहले जैसी चल रही थी, उसमें शादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। वही ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ समय बिताना, शनिवार की रात जमकर शराब पीना और फिर सारा संडे सोकर निकालना। अगर अनु कुछ कहती तो गालियाँ मिलती। एक बार अनु ने तेज आवाज़ में ऐतराज़ जताया तो हर्ष ने हाथ भी उठा दिया। इसके बाद अनु सहम सी गई। अपने माता पिता से शिकायत की तो उन्होंने कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो। पर वक्त के साथ ठीक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हर्ष और भी ढीठ हो गया। हर्ष को खुद के एक छोटे शहर से होने का बहुत कॉम्प्लेक्स था। वो अक्सर अनु को बड़े शहर वाली कहकर ताना देता। फिर भी अनु इस शादी को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटी रही। पर जब उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद भी हर्ष ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, उसे हॉस्पिटल में छोड़ वैसे ही ऑफिस चला गया, तब अनु बुरी तरह टूट गई। उसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। 2-3 महीने तो वो डिप्रेशन में ही रही। फिर उसके बाद खुद को ही धीरे धीरे समेट कर जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। रोज अखबार में नौकरी वाले कॉलम देखती, लाल निशान लगाती और बिना हर्ष को बताए इंटरव्यू दे आती। पर कहीं उसे नौकरी पसंद नहीं आती, कहीं क्वालिफिकेशन के अभाव में वो रिजेक्ट कर दी जाती, कहीं दोनों पसंद आते तो सैलरी इतनी कम होती कि इतना मर खप कर नौकरी करना उसे नहीं जमता। फिर उसे एक कंपनी में मन लायक नौकरी मिली। हर्ष से पूछा नहीं, बस उसे बताया। सुनने को मिला, हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। उसने पलटकर तुरंत ही कहा, और हमारे खानदान के पुरुष शराब पीकर औरतों को नहीं पीटते। शायद नई जॉब ने ही उसे इतना कहने की हिम्मत दे दी थी। पर हर्ष का ईगो बहुत हर्ट हुआ और वो रोज़ सुबह शाम ताने कसकर बदला लेने लगा। तैयार होते देख व्यंग करता, इतना सजा धजा किसके लिए जा रहा है? बॉस बहुत हैंडसम है क्या? रोज़ देर से आने वाला हर्ष अब जल्दी आने लगा था। जिस दिन उसे देर हो जाती, सुनने को मिलता, ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉपी पीने चली गई होगी। नौकरी बचाए रखने को ये सब करना पड़ता है। रोज़ देखता हूँ मैं यह सब। अपने होठ सिलकर वो सारे काम किए जाती। अपने माँ बाप के मन का हाल जानती थी। उन्हें अगर पता चल जाता कि उसके पति को उसका जॉब करना पसंद नहीं तो शायद ज़बरदस्ती छुड़वा देते। इसीलिए बिना पति के किसी ताने का जवाब दिए वह सारे काम करती और ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूर रहती। बस ऑफिस का काम ही उसके लिए जीने का सहारा था। उसने बहुत मन लगाकर काम सीखा। ऑफिस के पॉलिटिक्स गॉसिप से भी दूर रहती, मेहनत से काम करती। इस वजह से ऑफिस में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कभी कभी तलाक लेने के विषय में सोचती भी, पर फिर खुद को ही समझा देती, क्या फ़र्क पड़ जाएगा तलाक लेने से। आज भी एक छत के नीचे अजनबी की तरह ही रह रहे हैं, आगे भी अजनबी ही रहेंगे। पर एक दिन वो घर की चाबी ले जाना भूल गई थी। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। उसे घर आने में देर हो गई। कई बार घंटी बजाई, पर हर्ष ने दरवाज़ा नहीं खोला। पूरी रात उसने सीढ़ियों पर बैठकर बिताई और वहीं बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया। सुबह दूध वाले पेपर वाले न देख लें, इस डर से हर्ष ने दरवाज़ा खोल दिया। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन घर ढूंढने में बिताया। शाम को सामान बांधा, हर्ष के आने का इंतज़ार किया। उसका रिएक्शन था, हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी डिवोर्स दे दूँगा, दूसरी शादी करूँगा।
आप शौक से दूसरी तीसरी जितनी मर्जी हो शादी कीजिए, मुझे आपके डिवोर्स पेपर का इंतज़ार रहेगा, कहकर वह बाहर निकल आई। उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी एक शांत झील की तरह हो गई है, सीमित दायरे में कैद। न उसमें कोई तरंग उठती है, न किनारे टूटने का कोई डर होता है। ऑफिस से आना, देर रात किताबें पढ़ना, गज़लें सुनना, इतना सुकून शायद उसकी ज़िंदगी में कभी रहा भी नहीं। पर जब से विवेक ने ऑफिस ज्वाइन किया है, वो लगातार इस शांत झील में कंकड़ फेंकता जा रहा है। थोड़ी देर को तरंगे उठती हैं, पर फिर झील की सतह वैसे ही शांत हो जाती है। पर अब झील के तल में इतने कंकड़ जमा हो गए थे कि उसकी चुभन झील को तकलीफ दे रही थी। विवेक भला लड़का था। अनु को उसका अटेंशन पाकर अच्छा लगता था, पर प्यार और शादी में 2 बार धोखा खा चुकी अनु विवेक को करीब आने देने से डर रही थी। उसे यह भी लगता विवेक को उसके पास्ट के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए वह उसकी तरफ आकर्षित है। जैसे ही विवेक को सच्चाई पता चलेगी, वह उससे खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसीलिए वह विवेक से दूर दूर ही रहती। पर विवेक के बार बार आते एसएमएस ने उसे उलझन में डाल दिया था, और उसने विवेक से मिलकर उसे सब कुछ साफ साफ बता देने का फैसला किया। उसे विश्वास था विवेक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर वो अपना सारा पास्ट उसे बता देगी तो वो बात समझ जाएगा और फिर उससे दूर हो जाएगा। कुल जमा अपनी 25 साल की ज़िंदगी में अनु ने इतना कुछ देख लिया था कि उसे अब अपनी ज़िंदगी में और उथल-पुथल गवारा नहीं था। उसने विवेक को मैसेज किया, कब वापस आ रहे हो टूर से? वाओ, कांट बिलीव तुम पूछ रही हो। बस अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलता हूँ। सुबह तक कोई ना कोई फ़्लाइट मिल ही जाएगी और फिर 1.5 घंटे में आपके सामने हाजिर। मजाक छोड़ो, सच बताओ। अनु ने फिर से मैसेज किया। माय गॉड, सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कल ऑफिस में पता कर लूँगी। और इस बार विवेक ने मैसेज की जगह कॉल ही किया। थोड़ी देर फ़ोन घूरती रही। अनु फिर उठाकर जैसे ही हेलो कहा, विवेक का चिंता भरा स्वर सुनाई दिया। क्या बात है अनु, कुछ परेशानी है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कल आ सकता हूँ। दिल भर आया अनु का। थोड़ा रुककर बोली कि कहीं आवाज़ का कंपन पता ना चल जाए। कोई परेशानी नहीं बाबा, बस ऐसे ही कुछ बात करनी है। आज तो मेरे सितारे खुल गए। तुम्हें मुझसे बात करनी है? जो सामने देखकर भी मुंह घुमा लेती है, आज उसे मुझसे बात करनी है? ओ, सचमुच यकीन हुआ खुदा है इस जहां में, वरना मेरी दुआ कैसे कबूल हो जाती। अब ये डायलॉग बाजी बंद करो, तुम्हारे आने के बाद कॉफ़ी पर मिलते हैं। चलो गुड नाइट। अरे, इतनी जल्दी क्या गुड नाइट? अभी तो बात की शुरुआत है, फिर मुलाकात होगी और फिर मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मैं परसों आ रहा हूँ अनु, सीधा ऑफिस ही आऊँगा, उसके बाद मिलते हैं। गुड नाइट एंड यू प्लीज़ टेक केयर। बाय। इस बार विवेक का स्वर गंभीर था। यू टू, बाय। अनु ने फ़ोन रख दिया, पर अब आंखों में नींद कहाँ थी। पहली बार विवेक से इस तरह खुलकर बात हुई थी और दोनों ही अपने आप तुम पर आ गए थे। शायद उसके लगातार आते मैसेज ने आप वाली अजनबीयत हटा दी थी। देर रात तक ताने बाने बुनती रही कि कैसे बात की शुरुआत करेगी, क्या क्या बताएगी, विवेक का क्या रिएक्शन होगा। विवेक दोपहर बाद ऑफिस में आया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थोड़ी परेशानी की लकीरें दिख रही थी। अब वे सचमुच थी या अनु की कल्पना कहना मुश्किल था। दूर से ही उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए बहुत ही अपनेपन से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी डेस्क के पास नहीं आया। शायद उसकी असहजता भाप रहा था। 6 बजे के करीब उसके पास आकर धीरे से बोला, कहीं इरादा बदल तो नहीं दिया? उसने भी मुस्कुराकर सिर हिलाकर न कह दिया। फिर कहाँ चले कॉफ़ी के लिए? वो पास वाला कॉफ़ी शॉप है ना, ऑफिस से ज़्यादा दूर भी नहीं। दूर के लिए कोई बात नहीं, कार लेकर आया हूँ। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है, जितनी देर का साथ मिल जाए घर भी छोड़ दूँगा, इसी बहाने घर भी देख लूँगा। फिर तो जब मन हुआ डोरबेल बजाई जा सकती है। सराफत से मुस्कुराया विवेक। अनु ने त्योरियां चढ़ाई।
तो हंस दिया। मजाक था बाबा, समझा करो। अब सब समेटो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। विवेक के जाने के बाद अनु सोचती रह गई। पहली बार ऐसे भरपूर नजर डाली थी विवेक के चेहरे पर। सचमुच दिलकश है मुस्कान उसकी। इसीलिए लड़कियां मरी जाती हैं। फिर कंधे उचका दिए। उसे क्या, आज तो उसे सब बता देगी। फिर सच जानकर विवेक खुद ही उससे 100 फीट की दूरी रखेगा। विवेक कार में वेट कर रहा था। गजल बज रही थी। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अनु कहने वाली थी, मेरी फेवरेट गजल है यह। फिर खुद को ही झिड़क दिया। वह दोस्ती बढ़ाने नहीं, खत्म करने आई थी। फिर एक ठंडी सांस भी ली। अब बात दूर तलक क्या जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विवेक ड्राइव करते हुए चुप सा था। शायद उसके भी मन में चल रहा था, क्या कहने वाली है वह। रास्ते में बस ट्रैफिक, मौसम की बातें होती रही। जब कॉफ़ी शॉप निकल गया तो अनु ने उसकी तरफ देखा। विवेक ने सड़क पर नजरें जमाए हुए कहा, यहाँ बहुत भीड़ होती है, आगे चलते हैं ना, सुकून से 2 पल बैठेंगे। अच्छी जगह चुनी थी विवेक ने। बड़े बड़े आरामदायक चेयर्स थे, हल्की सी रोशनी थी और लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं। वो भी पैर फैलाकर रिलैक्स होकर बैठी थी। बस बात कैसे शुरू करे यही सोच रही थी। विवेक ने मेन्यू कार्ड पर नज़र घुमाते हुए पूछा, क्या लोगी? बस कॉफ़ी। चिली टोस्ट ट्राई करो, बड़ी अच्छी होती है यहाँ की। कहते कहते उसने चिली टोस्ट और कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया था। अनु ने बात जारी रखने को कहा, अक्सर आते हो यहाँ? अब कहाँ वक्त मिलता है, महीनों बाद आया हूँ। कॉलेज के दिनों में अक्सर आता था। गर्लफ्रेंड्स के साथ? उसने छेड़ा। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ। जलन हो रही है? विवेक ने भी हंसकर उसी सुर में जवाब दिया। मुझे क्यों जलन होगी? उसने तेजी से कहा। हाँ, तुम्हें क्यों जलन होगी? ऐसा है ही क्या हमारे बीच? विवेक कुछ गंभीर हो गया था। अनु को सूझा नहीं क्या जवाब दे। अच्छा हुआ उसी वक्त कॉफ़ी आ गई। टोस्ट कुतरते, कॉफ़ी के घूंट भरते दोनों ही चुप थे। विवेक शायद इंतज़ार कर रहा था वो अपनी बात शुरू करे। आखिर अनु ने बात शुरू की। विवेक, तुम्हारे एसएमएस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। विवेक ने कप रखते हुए उसकी आंखों में सीधा देख मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर संभाल लिया खुद को। देखो, इसकी एक वजह है, मैं सिंगल नहीं हूँ। ओह, आई सी। नहीं, मेरा मतलब सिंगल तो हूँ, पर वैसी सिंगल नहीं। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्सी। सो? विवेक ने कंधे उचका दिए। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसे अचरज हुआ। क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? और ये बात मुझे पता है। विवेक ने कंधे उचका दिए। क्या? वो जैसे आसमान से गिरी। तुम्हें कैसे पता? मैडम, हम लोग इंडियन हैं और हमारा फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। याद नहीं, पर किसी ने बहुत पहले ही बताया था। और तुम्हें लगा ये तो अवेलेबल है, इस पर चांस मारा जा सकता है। ये जानकर कि विवेक को ये बात पहले से पता है, अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था। व्हाट? विवेक इतने जोर से चौंका कि थोड़ी कॉफ़ी उसके पैंट पर छलक ही गई। हाँ, तुमने यही सोचा, ये तो डिवोर्सी है, अकेली रहती है, इसके साथ टाइम पास किया जा सकता है, रात बिरात मैसेज भेजा जा सकता है। ऑफिस में उसके पीठ पीछे लोग उसकी बातें करते हैं, ये जान उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इसका बदला विवेक से ले रही थी। अनु, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मुझे भी नहीं पता तुम मुझे इतना अवॉइड करती थी। फिर भी मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था। पता नहीं तुम्हें देखकर क्यों लगता कि तुम एक शांत झील सी हो, एक सीमित दायरे में कैद, जबकि तुम्हें एक चंचल नदी बनकर बहना चाहिए। मैसेज इसलिए भेजता था कि कहीं भी कुछ अच्छा देखता तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता, मन होता वो जगह तुम्हारे साथ देखूं। बस इतनी सी बात है अनु, और कुछ नहीं। यही होता है, डिवोर्सी के साथ अवेलेबल का टैग अपने आप लग जाता है। इसीलिए मैं सबसे इतनी दूरी बनाकर रखती हूँ। और देखो, तुम्हें भी मालूम था, फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे, मुझसे दोस्ती बढ़ाते रहे। अनु की आंखें छलछला आई। विवेक कुछ कहने जा रहा था, पर उसकी भीगी आंखें देख चुप हो गया।
कुर्सी से पीठ टिका दी, एक गहरी सांस ली, फिर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ, आंखों में जलते हुए आंसू लिए हुए जैसे बच्चों की तरह एक जिद से कहा, ठीक है, डन। अब नो मैसेजेस, नो बातचीत, दूर रहूंगा तुमसे। इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत हर्ट किया है मुझे। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? विवेक ने हैरानी से सर हिलाया, क्योंकि यही सच है। वो कड़वी होती जा रही थी। फिर विवेक ने वेटर के बिल लाने का भी इंतज़ार नहीं किया, काउंटर पर जाकर बिल चुकाया, वो भी साथ ही उठाई। बाहर निकलकर अनु ने कहा, मैं ऑटो ले लूँगी। ओके, कहता चिन्ह आगे बढ़कर ऑटो रोकने लगा। ऑटो में बैठते हुए विवेक की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई अनु की, बाय भी नहीं कहा। उसकी आंखें तो गंगा जमुना बनी हुई थी। घर आकर भी देर तक रोती रही, पर समझ नहीं पा रही थी। वो तो विवेक को खुद से दूर रहने के लिए कहने गई थी। विवेक ने उसकी बात मान भी ली, फिर भी क्यों उसके आंसू यूं उमड़े चले आ रहे थे। विवेक ने अपना वायदा निभाया भी, उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं। ऑफिस में भी थोड़ा बुझा बुझा सा रहता। लोगों ने भी नोटिस किया तो उसने टाल दिया, अरे इतना टूर रहता है यार, आज यहाँ कल वहाँ, थक जाता हूँ। पर अब अनु की नज़रें हर वक्त विवेक पर रहती। वो कब टूर पर जा रहा है, कब वापस आ रहा है, सारी खबर रहती उसे। मोबाइल कंपनी वालों का भी कोई मैसेज आता तो चौंक जाती, और फिर विवेक के पुराने मैसेज कई बार पढ़ती। अपने उस दिन के व्यवहार का गिल्ट उसके मन में घर कर गया था। वो विवेक को कुछ और कहना चाहती थी, पर कुछ और ही कह गई। उसने सारा दोष विवेक पर डाल दिया, जबकि इतना वो भी जानती थी कि विवेक के मन में ऐसा ख्याल नहीं रहा होगा। पर अनु को समझ नहीं आ रहा था, यह जानते हुए भी, कि वह एक डिवोर्सी है। विवेक उससे प्यार कैसे कर सकता है, जबकि वो हैंडसम है, काबिल है, उसे कितनी ही सिंगल लड़कियां मिल जाएंगी। फिर ये भी सोचती है, अगर विवेक सचमुच सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता था, तो फिर उसके बात करने से मना करने पर इतना उदास क्यों रहने लगा है। और अनु ने सोचा, उससे मिलकर अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी तो मांग ही लेनी चाहिए। उसे अपनी बीती जिंदगी की सारी बातें बता देगी कि क्यों वह इतनी कड़वी हो गई थी। और उसने विवेक को मैसेज कर दिया, क्या बहुत नाराज़ हो? मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। विवेक का जवाब पढ़ फिर से उसकी आंखें भर आई। कल चले कॉफ़ी पीने? ठीक है, एक स्माइली के साथ विवेक का सादा सा जवाब आया। फिर से कोई मजाक करके वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफिस के बाद विवेक उस दिन की तरह ही कार में उसका वेट कर रहा था, पर आज गाड़ी में कोई गजल या गाना नहीं बज रहा था। हल्के से मुस्कुराकर उसने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। बैठते ही अनु ने कहा, सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। विवेक, मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी है, बोलो, आई एम ऑल ईयर्स। ज़रा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर फिर नज़रें सड़क पर जमा दी। छोड़ो, कहीं नहीं जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलो, लॉन्ग ड्राइव पर चलो, यही प्राइवेसी है, मैं सब बताती हूँ, ठीक है। इतना बोलने वाले विवेक के दो दो शब्द के जवाब अनु को बड़ी अजीब लग रहे थे, पर वो समझ रही थी वो बहुत हर्ट है और अब कुछ भी बोलकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो चुन चुन कर सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे गाड़ी घुमाता रहा, और अनु परत दर परत अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हे उसके सामने खोलती गई। विवेक ध्यान से सुन रहा था। जब कभी उसकी तकलीफ से बहुत आहत होकर उसकी तरफ देखता तो अनु सामने नजरें टिका देती। पति से अलग होकर अकेले रहने की बात तक पहुँचते पहुँचते अनु की आवाज़ आंसुओं में डूब चुकी थी। विवेक ने एक किनारे गाड़ी लगाकर अनु का सर अपने कंधे से टिका लिया, आंसुओं से चिपके उसके बाल समेटकर पीछे कर दिए और उसका सर सहलाते हुए बस इतना कहा, भरोसा कर सकती हो तो इतना भरोसा करो मुझ पर, अब इसके बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा तुम्हारी आंखों में। बहुत झेल लिया तुमने, अब और नहीं, मेरे होते अब और नहीं। अनु थोड़ी और पास सिमट आई। आज तक सब कुछ उसने अकेले झेला था, सारी लड़ाई अकेले लड़ी थी।
अब तक कोई उसकी तकलीफ को यूं अपनी तकलीफ समझ दुखी नहीं हुआ था। और अनु ने अपनी आंखें मूंद ली। सब कुछ कहकर उसका मन हल्का हो गया था। सारी कड़वाहट आंसुओं में धुल चुकी थी और अब उसका मन बीते दिनों के गहरे अंधेरे से निकलकर इस निश्चल प्रेम की नरम रोशनी के स्वागत के लिए तैयार था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।